This conference will now be recorded. ये जो क्वेश्चन है ये 2016 में 17 मार्क्स का आया हुआ है पेपर में। अकाउंटिंग का पेपर हो तो अकाउंटिंग का क्वेश्चन करते हुए सबसे पहले रिक्वायरमेंट को पढ़ते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हम कुछ और ही कर बैठे और एंड पे पता चले कि फाइंड कुछ और करना था। तो लिखा हुआ है प्रिपेयर अकाउंटिंग एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन इन केईज बुक्स फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2016। इस सवाल के अंदर हमने जर्नल एंट्रीज पास करनी है। आपने चीज़ों को ज़रा ध्यान से देखना है। तो क्वेश्चन नंबर असाइनमेंट का ये क्वेश्चन नंबर 22 है। कामरान एंटरप्राइजेज प्रोवाइड्स डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड depreciation is charged from the month the assets is available for use in operation up to the month prior to its disposal। इस लाइन का मतलब ये है कि जिस मंथ में आप एसेट खरीदो, जिस मंथ में एसेट खरीदो, चाहे वो किसी भी डेट को खरीदो, पूरे महीने की डेप्रिसिएशन लेनी है और जिस महीने बेचो उससे पहले तक की डेप्रिसिएशन लेनी है। जिस मंथ में बेचो, अगर सपोज दैट आप 10 तारीख को बेच रहे हो किसी महीने की, तो वो 10 दिन की डेप्रिसिएशन नहीं लेनी। ये इस लाइन का मतलब है। थोड़ी सी आवाज़ डिफरेंट होगी क्योंकि गला काफ़ी अपसेट है, तो परेशान नहीं होना। Cost of its plant and machines and the accumulated depreciation on 1st July 2015 were 75 million rupees and 17 million rupees respectively. The following information is available in respect of its plant and machine for the year ended 30th June 2016. हमने इसकी जर्नल एंट्रीज पास करनी है। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा करना है तो वो वर्किंग में करना। सोल्यूशन कुछ हम इस तरह से लिखेंगे, यहाँ पर कामरान एंटरप्राइज लिखेंगे, यहाँ पर जर्नल एंट्रीज या जर्नल लिख देंगे फॉर द ईयर एंडेड, बल्कि क्योंकि डेट का काला हम साथ बना देते हैं तो ये डेट लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ डेट, जैसे हम जर्नल एंट्रीज का हमारा फॉर्मेट होता है, डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर लिखेंगे डेबिट, यहाँ पर लिखेंगे क्रेडिट। ये हमारा सॉल्यूशन है। रुपीज इन मिलियंस में है तो आप लोग यहाँ पर ऊपर लिख दो रुपीज इन मिलियन। एंट्री पास करते जाएंगे, जो हमें पता है, जो चीज़ का नहीं पता उसकी वर्किंग कर लेंगे और जो रूल्स हमने क्लास में डिस्कस किए हुए हैं उन रूल्स को रिमाइंड कर करके एंट्रीज पास करेंगे। ओके की बात। इसकी पहली एंट्री, सब लोग एक्टिव हैं? कोई बंदा जो अभी तक तो कुछ है, एक दो बंदे जो अभी एक्टिव नहीं हो सकते। 1st October 2015, a second-hand machine was acquired from a Chinese company for rupees 15 million. 15 मिलियन की सेकंड हैंड मशीन खरीदी है। The machine was renovated and overhauled at a cost of rupees 3 million. मशीन के ऊपर 3 मिलियन रेनोवेशन का एक्सपेंस आ गया। अब सारे गौर से सुन लें, लिखना चाहते हो तो लिख लेना, पहले सुन लेना। अगर आप लोग एक मशीन खरीदते हो, उसको बाद में रिपेयर एंड मेंटेनेंस या रेनोवेशन करवाते हो, तो वो एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं करते बल्कि एक्सपेंस में लिखते हैं। बट अगर आप सेकंड हैंड मशीन खरीदो, उसको इस्तेमाल करने से पहले रेनोवेट करो
वो एक्सपेंस एसेट की कॉस्ट का हिस्सा बन जाएंगे। वो आप उस मशीन को डेबिट करोगे, ना कि एक्सपेंस में लिखोगे, क्योंकि सेकंड हैंड मशीन आपके लिए तो नहीं है ना। क्योंकि बात, उसके बाद नेक्स्ट वो लिखता है, कहते हैं 25% ऑफ दिस एक्सपेंडिचर वाज इन रिस्पेक्ट ऑफ परचेज ऑफ कंज्यूमेबल्स। कंज्यूमेबल का मतलब है जो वक्ती तौर पर इस्तेमाल करने के लिए चीजें हम खरीदते हैं, यानी वो मशीन का हिस्सा नहीं है, वो हमने बस फॉर द टाइम बीइंग इस्तेमाल करने के लिए कुछ चीजें खरीदी हैं, तो वो चीजें एक्सपेंस में लिखेंगे और बाकी के एक्सपेंसेस एसेट की कॉस्ट में ऐड करेंगे, जैसे नॉर्मल हम पहले करते हैं। तो 3 मिलियन का 25% एक्सपेंस में लिखेंगे और 75% एसेट की कॉस्ट का हिस्सा बनाएंगे। तो आप लोग अपना अपना कैलकुलेटर निकालें और मुझे बताएं, 15 मिलियन तो हमने लिखना ही लिखना है, 3 मिलियन का 75% कितना आता है? 750। 3 का 7.5, नहीं 7 नहीं 2.5। 2.25। 2.25। ओके की बात। तो हमने जो एसेट डेबिट करना है वो 17.25 से डेबिट करना है, और बाकी जो 0.75 मिलियन है वो हमने एक्सपेंस में लिखना है। वो चाहे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से लिख लो, चाहे आप कंज्यूमेबल एक्सपेंडिचर के नाम से लिख लो। सर ये बात तो दोबारा हम रिपीट जो कर दे, मुझे नहीं आ रही। देखें, एसेट की जब हम कोई सेकंड हैंड चीज खरीदेंगे ना, उसको अपने इस्तेमाल में लाने से पहले अगर कोई खर्चा करेंगे वो एसेट की कॉस्ट में ऐड कर देंगे। जैसे हमने इस 15 मिलियन की एक मशीन खरीदी, उसके अंदर 3 मिलियन जो रेनोवेशन एक्सपेंस है उसका 75% ऐड कर दिया, क्योंकि उसने खुद कहा है कि 25% तो कंज्यूमेबल गुड्स से रिलेट करता है। क्योंकि बात, अब हम जब एंट्री पास करेंगे, डेट है 1 अक्टूबर 2015, 1/10/15, प्लांट एंड मशीनरी डेबिट करेंगे, कितनी अमाउंट से? 17.25 मिलियन से। अगर हमने कंपाउंड एंट्री पास करनी है तो जो जो एक्सपेंस हैं कंज्यूमेबल वो डेबिट होंगे या क्रेडिट होंगे? 0.6 जो अदर एक्सपेंस हैं उसको डेबिट करेंगे एक्सपेंस को या क्रेडिट? डेबिट करेंगे। डेबिट एक्सपेंस होते ही डेबिट है, डेबिट तो आप करेंगे। लिख सकते डेबिट हैं कंज्यूमेबल एक्सपेंडिचर डेबिट होगा 0.75 से, और आपकी जेब से जो पैसे जा रहे हैं कैश या बैंक के नाम से वो 18 मिलियन है। ये हमारी पहली एंट्री पास हो गई। सर। ये 18 मिलियन 15 कैसे आया सर? कौन सी बात, कितने को कह रहे हो? सर ये 18 मिलियन जो क्रेडिट हो रहा है सर, ये कैसे आया सर? आपने 15 मिलियन की मशीन खरीदी है जी सर। और 3 मिलियन आपका खर्चा और भी हुआ है उसकी रेनोवेशन वगैरह के ऊपर, तो टोटल आपका कैश कितना आउट हो रहा है? जी सर। 18 मिलियन। 18 मिलियन सही हो गया सर। जी तो सर। क्योंकि बात, 18 मिलियन टोटल हमारा जी कैश सर। या बैंक आउट हुआ है। खरीदा हमने क्या है? प्लांट एंड मशीनरी, और कुछ एक्सपेंडिचर्स हमारे हुए हैं कंज्यूमेबल के ऊपर हो गई। जी सर। और अगर मैं एसेट के एडिशन में लिखूंगा तो 18 मिलियन लिखूंगा या 17.25 लिखूंगा? 17.25। गुड हो गया, 17.25। आगे चलते हैं। 25। अगली एंट्री, सेकंड एंट्री, ऑन November 1, 2015, KE transferred a machine having a list price 10 million from its stock। 10 मिलियन की सर ये मशीन कैसे? जो कि आपके स्टॉक में पड़ी हुई थी,
आपने उसको अपने डिपार्टमेंट में ट्रांसफर किया और मशीन को आप नॉर्मली बेचते हो कॉस्ट प्लस 25% पे। तो ये बात समझ लगी ये कौन से कॉन्सेप्ट की बात हो रही है। हमने अपने स्टॉक से एक सी चीज प्लस को पी अपना एसेट बना लिया। उसको किस अमाउंट पे एसेट बनाते तो हैं, उसकी इसकी लिस्ट ओरिजिनल पे कॉस्ट या पे? ओरिजिनल कॉस्ट पे सर। ओरिजिनल कॉस्ट पे। तो सर हम क्या ओरिजिनल करेंगे कि कॉस्ट पे बनाएंगे सी प्लस पी। हाँ जी, कॉस्ट प्लस 25% है तो कर लें जनाब, कॉस्ट प्लस 20, कॉस्ट को 100 रख दिया, प्रॉफिट 25% तो 125, 10 मिलियन सेल लिस्ट प्राइस है मतलब सेल प्राइस, और हम इसकी कॉस्ट फाइंड कर लें। कितनी कॉस्ट आ रही है? 80 लाख सर 80। 8 मिलियन। तो हम एंट्री पास क्या करेंगे जनाब? 1 नवंबर सर ऐसे 15, डेबिट परचेज क्रेडिट 1 नवंबर 15 प्लांट एंड मशीनरी डेबिट, परचेज या स्टॉक क्रेडिट, परचेज या स्टॉक क्रेडिट 8 मिलियंस। लो जनाब, जिसको ये सेकंड पॉइंट नहीं समझ लगा ये ओके हो गया। आगे चलते हैं। जी, ट्रांजैक्शन नंबर 3, इसके बारे में बहुत सारे लोगों का शोर शराबा था, और ट्रांजैक्शन नंबर 4 के बारे में सब लोग कहते हैं कोई मसला नहीं। अब ज़रा गौर से बातें सुनिएगा प्लीज़। जनवरी 1, 2016, certain worn out parts of a plant were replaced at a cost of rupees 4 million। आपको याद होगा मैंने कहा था कि अगर कोई आप एक्सपेंस करो बाद में, सब्सिक्वेंट एक्सपेंस, वो कभी भी एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं होते अनटिल एंड अनलेस वो लाइफ या एफिशिएंसी ना बढ़ाएं। ये बात उम्मीद है आपको याद आ गई होगी। अगली बात फिर सुनिए। स्टैंडर्ड में ये भी लिखा हुआ है कि अगर आप कोई किसी एसेट का पार्ट चेंज कर दें, किसी एसेट का पार्ट चेंज कर दें। अच्छा, वकास का मुझे मैसेज मिला, उसको आवाज नहीं आ रही। क्या वकास को नहीं आ रही या सब बाकी लोगों को भी मसला है आवाज का? सर आ रही है आवाज, आ आ रही रही है। है सर, आ रही है सर। अब वकास भाई को मैसेज, वकास भाई आप एक दफा एग्जिट होकर दोबारा री एंटर हो तो ठीक हो जाएगा काम। चलें जी, सवाल पे चलते हैं वापस। मैंने आपको बताया था कि अगर स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है कि अपने एसेट का कोई पार्ट रिप्लेस कर दो तो वो भी एसेट की कॉस्ट का हिस्सा बना लेते हैं। तो इस सवाल के अंदर देखिए, जरा गौर फरमाएं, लिखा हुआ है जनवरी 1, 16 को सर्टन वर्न आउट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट वर रिप्लेस्ड। पार्ट्स रिप्लेस हो रहे हैं 4 मिलियन के। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 4 मिलियन है हम ये एसेट की कॉस्ट का हिस्सा बना लेंगे, अपने प्लांट एंड लेकिन मशीनरी को डेबिट कर। सर उसने अब आगे आपने ये भी तो लिखा है वो नीदर अब इनहांस द यूजफुल लाइफ। महा बेटा एक मिनट सबर, मैं पूरी ओके। स्टेटमेंट पढ़ने लगा। द रिप्लेस्ड पार्ट्स नीदर एनहांस द लाइफ नॉर इट्स ऑपरेटिंग एफिशिएंसी। अब आप ये भी देखें, मैंने आपको ये कहा था कि अगर सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर करो एफिशिएंसी या लाइफ तब देखते हैं, अगर पार्ट रिप्लेस करो तो फिर एफिशिएंसी या लाइफ नहीं देखते, एसेट की कॉस्ट में ऐड कर देते हैं। बात दोबारा दोहराऊं, अगर सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर करो
और उससे लाइफ, उसको लाइफ ऑफ एफिशिएंसी देखते हैं। लेकिन अगर किसी एसिड का पार्ट ही रिप्लेस कर दो तो वो मेजर एसिड की पार्ट कॉस्ट में ऐड कर देते हैं। द क्या मशीनरी का कह रहे मेजर हो? पार्ट। एक एक बंदा बोले, वन बाय वन। जी आपने ये नहीं कहा था कि मेजर पार्ट हो मशीनरी का, तो उसके लिए हम करते हैं। आप वसीम भाई, आप देखें कि एक मशीन जिसका 4 मिलियन का पार्ट रिप्लेस हो रहा है वो छोटा मोटा होगा? ये 4 रुपए सर हैं, 4 मिलियन है? 4 मिलियन सर। तो बंदा खुद ही सोच लेता है। बस सर। ठीक होगी बात? चले, तो ये एक मेजर पार्ट था। अगर कोई छोटा मोटा ये है कि सपोज दैट आपकी बाइक चलाते हो तो उसके वो अंदर बल्ब चेंज करना है, तो वो नहीं है मेजर पार्ट। ठीक है, आगे तो लिखा हुआ है, ये उसने जानबूझ के हमें डाइवर्ट करने की कोशिश की है, ये लाइन लिखकर, कि ये बंदे लाइफ और एफिशिएंसी को देकर धोखा खा जाए। बात क्लियर हुई ना? तो हमने धोखा नहीं खाना। आगे लिखा हुआ है द ओल्ड पार्ट्स वर सोल्ड फॉर रुपीज 0.75 मिलियन। जो आप पुराना वो जो कचरा आपने बेचा है उसकी एंट्री क्या होती है? कैश डेबिट अदर इनकम क्रेडिट या स्क्रैप सेल क्रेडिट। अगर कोई पार्ट आप रिप्लेस करते हो और जो दूसरा पार्ट आप स्क्रैप के तौर पर बेचते हो तो उसकी एंट्री क्या पास कर देते हो? सिंपल कैश डेबिट अदर इनकम क्रेडिट। एक तरीका ये है, और ये हम आई कैप के सोल्यूशन में ये लिखा हुआ है, लेकिन मेरी एक और भी राय है इसके बारे में। मेरी राय ये है कि इस 70.75 मिलियन को जो रिप्लेस्ड एसिड है उसमें से नेट करके एसिड को डेबिट करना चाहिए। ये मेरी राय है। अदरवाइज जो एसिड के अंदर लिखा हो, यानी सॉरी आई कैप का जो सजेस्टेड आंसर आया था उसमें इसको अदर इनकम के तौर पर ट्रीट किया गया। मैं वैसे अपनी एंट्री भी आपको पास करवाऊंगा और आई कैप की भी। कहते हैं द प्लांट वाज का मतलब है, ये पहली बात हो रही है, ₹25 मिलियन इन जनवरी 2015। कहता है वो एसेट आपने 25 मिलियन का खरीदा था 2015 में। कहता है फर्स्ट में 2016 को ये वाला प्लांट डैमेज हो गया था और रिमेन्ड इनऑपरेटिव फॉर 1 मंथ। KE spent an amount of 3 million on repair to restore the plant in working condition। कहता है ये प्लांट है ही नहुस्ती, ये बाद में फिर खराब हो गया और 3 मिलियन इसके ऊपर दोबारा लगाना पड़ा उसको वापस ऑपरेटिंग कंडीशन में लाने के लिए। दैट इज सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर। देखो प्लांट खराब हो गया है, उसको सही करवाया है 3 मिलियन से। ये 3 मिलियन एसेट की कॉस्ट में ऐड होगा या एक्सपेंस में जाएगा? कॉस्ट में ऐड होगा। कॉस्ट में ऐड, एक्सपेंस में जाएगा। एक्सपेंस में जाएगा। और कोई बंदा? एक्सपेंस में जाएगा, ये एक्सपेंस में ही जाएगा क्योंकि इस एक्सपेंस से ना कोई एफिशिएंसी चेंज हो रही है। अब खामोश हो जाए, हो गया। ना कोई एफिशिएंसी चेंज हुई है और ना ही लाइफ बढ़ी है और ना ही ये कोई एसिड का पार्ट है। ये डैमेज हो गया था एसिड, उसको सही करवाने पे खर्चा आया है, तो ये एक्सपेंस में जाएगा, एसिड की कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनेगा। एक और सवाल दिमाग में आता है कि 1 महीने तक ये एसिड इस्तेमाल नहीं हुआ, 1 महीने तक ये एसिड इस्तेमाल नहीं हुआ, तो क्या 1 महीने की डेप्रिसिएशन चार्ज होनी है या नहीं होनी? ये सवाल दिमाग में उठ सकता है। तो याद रखें WDV और स्ट्रेट लाइन के अंदर एसिड एक दफा अवेलेबल फॉर यूज हो जाए तो फिर डेप्रिसिएशन लेते ही रहते हैं। अदर मेथड के अंदर, वो प्रोडक्शन मेथड के अंदर, यूजेज मेथड के अंदर जो अभी हमने पढ़ने हैं उनके अंदर अगर आप इस्तेमाल नहीं करोगे प्रोडक्शन नहीं होगी, डेप्रिसिएशन नहीं होगी, वो प्रोडक्शन मेथड है। लेकिन स्ट्रेट लाइन और WDV
ये टाइम के हिसाब से डेप्रिसिएशन लेते हैं, जब तक आपके पास एसेट अवेलेबल है आपने डेप्रिसिएशन लेनी है। तो इसमें आपने डेप्रिसिएशन पूरे टाइम की लेनी है, एक महीने को इग्नोर करना है। लास्ट वन इज 1 अप्रैल 16 को मशीन जिसको आपने 2012 को खरीदा था 12 मिलियन का, कंप्लीटली डैमेज हो गई और आपने उसको 1.2 मिलियन का सेल कर दिया। ये तो आसान सा काम था। अब हम इसकी एंट्रीज पास करते हैं। 1 जनवरी 2016 को जो आपने 4 मिलियन का खर्चा किया, जी जनाब 1 जनवरी 16 आपने प्लांट एंड मशीनरी को ही डेबिट करना है। प्लांट एंड मशीन डेबिट, कैश या बैंक क्रेडिट 4 मिलियन से, और जो आपके पास स्क्रैप बेच के आया है उसकी एंट्री आप पास कर सकते हो। बैंक डेबिट, स्क्रैप सेल या अदर इनकम क्रेडिट 0.75 मिलियन। लेकिन मैं वही कह रहा हूँ कि मुझे लगता है कि इसको ऐसे करना चाहिए था, 4 माइनस 0.75 मिलियन से ही सिर्फ एसेट को डेबिट कर लेना चाहिए था। लेकिन आई कैप का जो सजेस्टेड आंसर है, जाहिर सी बात है वो हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड और ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच रखते हैं, तो इसलिए हम उसी को फॉलो कर रहे हैं। उसके बाद है जनाब नेक्स्ट। सर एक सवाल। एक सवाल आपका ज़रूर लेते हैं, सिर्फ आखिरी इस पॉइंट की एंट्री मुझे पास कर लेने दें। ये जो 1 मई 2016 को एक्सपेंस हुआ है, 1 मई 16 को रिपेयर जो करवाया है, तो रिपेयर एक्सपेंस डेबिट, ये एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं होगा। कैश या बैंक क्रेडिट 3 मिलियन। जी मेरे भाई अब अपना सवाल बताएं, क्या सवाल? सर ये 4 मिलियन जो है ये प्लांट एंड मशीन को डेबिट किया, एक्सपेंस में डेबिट नहीं होना था क्योंकि ये जो पार्ट्स तब्दील हुए हैं ये उसकी ना एफिशिएंसी बढ़ा रहे हैं ना लाइफ बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल, मैं आपने लेक्चर लिया होगा, मैंने कहा था कि अगर सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर करने से लाइफ या एफिशिएंसी बढ़ जाए तो एसेट की कॉस्ट में ऐड करते हैं, वरना नहीं। फिर एक और बात मैं कही थी कि अगर एसेट का कोई मेजर पार्ट रिप्लेस कर दिया जाए, अगर कोई एसेट का पार्ट रिप्लेस कर दिया जाए तो वो भी एसेट की कॉस्ट में ऐड कर देते हैं। ठीक है ओके हो सर। गया? अब देखें जरा, वो उसने लिखा है सर्टन वन आउट पार्ट्स ऑफ द प्लांट वर रिप्लेस्ड। उसने क्लियर मेंशन किया है कि ये रिपेयर वगैरह नहीं है बल्कि पार्ट को रिप्लेस किया है, तो इसलिए एसेट की कॉस्ट के अंदर ऐड कर दिया। अच्छा स्टूडेंट्स, आप ज़्यादा मैसेजेस वगैरह पर गौर कर रहे हो, काइंडली कंसेप्ट पे गौर करें, मैसेजेस को छोड़ें, एक दूसरे की बात का जवाब आप ना दिया करें। आप लोग सवाल मुझसे कर रहे होते, जवाब मैंने देना होता है, राइट? आपने एक दूसरे की किसी भी बात का जवाब इस मीडिया पे नहीं देना, मीडियम पे। आपको कोई भी जो सवाल आप करते हो वो मुझसे करते हो और उसका मैं आपको जवाब दे रहा होता हूँ, मैं मैसेज साथ साथ पढ़ रहा होता हूँ, ठीक है? ताकि आपकी ना कंसंट्रेशन डाइवर्ट ना हो। प्लीज आ जाएं, आगे चलते हैं। लास्ट पार्ट पे आ जाओ। ऑन 1 अप्रैल 2016 को एक मशीन आपने सेल की, वाज परचेज, जिसको खरीदा कितने का था? 12 मिलियन का, और वो कंप्लीटली डैमेज हो गई और उसको हमने बेच दिया 1.2 मिलियन का। इसकी एंट्री क्या पास होगी? डेट है मेरे भाई 1 अप्रैल 2016, 1/4/16। हम एंट्री पास करेंगे बैंक डेबिट या कैश डेबिट 1.2 मिलियन से। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट वो अभी हमारे पास नहीं है, फाइंड करनी है, वो लिख लेंगे क्योंकि, और प्लांट एंड मशीनरी क्रेडिट कर देंगे 12 मिलियन से। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ जाएगी तो हमें गेन या लॉस का भी पता चल जाएगा। उसके बाद हम लास्ट में
एंट्री क्या पास करेंगे 30th जून 16 डेप्रिसिएशन टू accumulated depreciation to accumulated depreciation, वो हमें वर्किंग करनी पड़ेगी। अब अगर गौर फरमाए ये 17 मार्क्स का क्वेश्चन था, हमें अभी वर्किंग पर हम नहीं गए तो तकरीबन कितनी एंट्रीज पास हो गई हैं 17 मार्क्स में। मुझे आप जितने भी मिनिमम मार्क्स कहें 7 से 8 नंबर सिक्योर हो चुके हैं। बाकी सिर्फ हम डेप्रिसिएशन की वर्किंग करेंगे और डिस्पोजल की वर्किंग करके वैल्यूज लिख दें तो पूरे 17 मार्क्स श्योर हो जाएंगे। ठीक है, तो जब भी पेपर में सवाल आए आपने करना जरूर है, जितना आपको क्लियरली आता जाता है वो वैसे लिख लें, और जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता है या टाइम शॉर्टेज है तो अगर रह भी जाएगा तो कुछ नंबर आप सिक्योर कर चुके होंगे। तो आ जाए जनाब, बिस्मिल्लाह करते हैं। वर्किंग नंबर 1 कह लो, डेप्रिसिएशन फॉर 30th जून 16 1715 को ब्रॉडऑन में से हमने डिस्पोजल माइनस करना है, ब्रॉडऑन माइनस डिस्पोजल। अब ब्रॉडऑन की भी बुक वैल्यू लेनी है और डिस्पोजल की भी बुक वैल्यू लेनी है। लो मेरे भाई, सवाल के अंदर उसने बताया है 75 मिलियन कॉस्ट है 75 मिलियन और 17 मिलियन उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, उनको आपस में माइनस करके बताओ तो 58 मिलियन बुक वैल्यू आ जाएगी। डन होगी बात। माइनस जो एसेट बेचा, अब उसकी हमें बुक वैल्यू चाहिए, 21375,000 आई थी। वो हम यहां पर फाइंड कर लेते हैं। वर्किंग 2 और किस डेट को खरीदा 1 जुलाई 2012 को, 1 जुलाई 2012 को, और हमने आना किस पे है 1 जुलाई 2015 को। चाहे फार्मूला लगा लो, 1 जुलाई 12 को 12 मिलियन का खरीदा, तो पहला साल एंड हुआ 30th जून 13 1.2 मिलियन, 10% है डेप्रिसिएशन। मैं आपको इस तरीके से इसलिए करवाता हूँ क्योंकि आप लोग प्रैक्टिस करते हुए तो फार्मूला इस्तेमाल कर लेते हो, तो ये इसका भी हॉर्न हो रहे। ठीक है, तो 12 मिलियन में से 1.2 मिलियन माइनस कर दो तो 10.8, फिर 30th जून 14 1.08, तो 10.8 में से माइनस कर दे 1.08 तो ये आ जाएगा 9.72। 9.72 फिर 30th जून 15 कितना आ गया 0.972। वो क्योंकि बात 9.72 से माइनस कर दें 8.748, जी जनाब 8.748 मल्टीप्लाइड बाय 10%। अब तो आपका काम हो गया आसान, सिर्फ आप डेट लिखते जाओगे। 4.925 डेप्रिसिएशन आ रही है। अब तो आप बस भागते जाएं, उसके बाद एडिशन है, डेट के हिसाब से एडिशन लिखते जाएं। जी जनाब, एडिशन पहला किस डेट को हुआ
1 10 15 को 1 10 15 1 10 15 17.25 था मल्टीप्लाइड बाय 10% मल्टीप्लाइड बाय 9/12 डन होगी बात। उसके बाद सेकंड एडिशन क्या था, उसके बाद मेरे भाई एडिशन था 4 मिलियन का 8 मिलियन का परचेज के नाम से 1 11 15 1 11 15 फिर एडिशन था 8 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 10% मल्टीप्लाइड बाय टाइम इसका कितना बनता है 8 मंथ। उसके बाद 1116 को एडिशन हुआ, वो जो रिप्लेस किया था पार्ट 4 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 10% मल्टीप्लाइड बाय 6/12 एंड लास्ट वन इज हमने एक एसिड बेचा किस डेट को 1416 को 1416 डिस्पोजल और उसकी बुक वैल्यू है 8.748 मल्टीप्लाइड बाय 10% मल्टीप्लाइड बाय 9/12। जी मेरे भाई यही है सबका, क्या कोई चेंज है? चले सर जी, ये जो डिस्पोजल हो रहा है ये 10/12 नहीं आएगा? डिस्पोजल 10/12 नहीं आएगा? क्या डेट है? डेट क्या है? सर 1/7 से डिस्पोजल है ना? डेट 14 है ना, तो अप्रैल का तो महीना नहीं आएगा ना, मार्च तक आएगा। नहीं समझ लगी? चले जनाब, इस सवाल को मेन चीजें जो हैं वो अंडरस्टैंड
सर आपकी आवाज नहीं आ रही सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर हेलो सर, आप बोल रहे हैं आपका सर आप पढ़ाई जा रहे हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही। बच्चे समझ रहे हैं, आप हमें इग्नोर कर रहे हैं सर।